नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। तीनों इश्यूज़ आज इंपॉर्टेंट भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स को क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा आर्टिकल केसेस, जुडिशरी में केसेस की पेंडेंसी से संबंधित, और तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो हैप्पीनेस से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। बिगेस्ट चैलेंज आज इंडियन ब्यूरोक्रेसी के सामने है डेस्क से डिजिटल की तरफ शिफ्ट करना। डेस्क मतलब एक तो ऑफिस में बैठकर टेबल कुर्सी पर लोगों की प्रॉब्लम्स का समाधान करना, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, एक डिजिटल होकर वाइड स्केल पर लोगों का फीडबैक लेना। समझ रहे हो ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में इंडियन ब्यूरोक्रेसी के सामने। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, क्या जब सिविल सर्वेंट्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? जैसे कुछ सिविल सर्वेंट्स तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हम डिस्कस भी करेंगे आर्टिकल में, क्या रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। और ये इन्फॉर्मेशन है एक वीडियो के बारे में। 10 अक्टूबर को देखो प्री है, अभी 10-11 दिन बचे हैं। तो इन 10-12 जो दिन बचे हैं, इनमें प्रेशर को अच्छे से हैंडल करना, अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है मैक्सिमम आज के दिमाग देखो चलेगा तभी तो फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी लाई जा सकती है ना। एलिमिनेशन की सहायता से गैस करके क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। तो कैसे प्रेशर को हैंडल करें, कैसे एंजाइटी को हैंडल करें, ये वीडियो थोड़ी देर पहले डाली थी दूसरे चैनल पर, जो सुमित वाला चैनल है ना, उस पर ये वीडियो डाली थी। तो आप ये वीडियो देख सकते हो, अच्छी वीडियो है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्यूरोक्रेसी के डिजिटल चैलेंज से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आज के समय में कुछ सिविल सर्वेंट्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा ही करने लगे हैं। जैसे दीपक रावत आईएएस ऑफिसर हैं, उनका अलग से यूट्यूब चैनल है जिसमें वो कामकाज करते हैं, प्रशासन चलाते हैं, उससे संबंधित वीडियोज़ डालते रहते हैं। कुछ सिविल सर्वेंट्स स्टूडेंट से संबंधित वीडियो डालते हैं, और कुछ सिविल सर्वेंट्स ऐसे भी हैं जो सेल्फ प्रमोशन से संबंधित वीडियोज़ डालते हैं, मतलब अपने आप को प्रमोट करने के लिए वीडियोज़ डालते हैं। ये कितना सही कितना गलत है? देखो, एक ओपिनियन तो ये है कि एथिक्स में भी आप पढ़ते हो, ब्यूरोक्रेसी की ये बेसिक वैल्यू है एनोनिमिटी, यानी अज्ञातता। ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव को यानी पॉलिटिकल लीडर्स को ओपिनियन देना, जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे इंप्लीमेंट करना, और क्रेडिट जो जाएगा वो ब्यूरोक्रेसी को नहीं जाएगा, वो लीडर्स को जाएगा, क्योंकि लीडर्स को जनता ने चुना है। ये हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी का बेसिक वैल्यू है। बट अगर इस प्रकार से सिविल सर्वेंट्स अगर सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो ये एनोनिमिटी वाला जो प्रिंसिपल है ना, ये वायलेट हो जाता है। इसके अलावा भी ब्यूरोक्रेसी कैसे कामकाज करती है? ब्यूरोक्रेसी में देखो स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है, मतलब एक डीएम जो होता है वो एसडीएम के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। ज़्यादा दोस्ती हो जाएगी तो फिर तो एसडीएम या फिर दूसरे सबऑर्डिनेट्स डीएम की बात नहीं मानेंगे। तो लबासना में ये सिखाया जाता है कि डीएम को किस प्रकार से अपनी लीडरशिप को असर्ट करना है। कई बार जैसे अपने जो नॉन डीएम या डीसी हैं उनसे बात होती है ना, वो बताते हैं, मतलब जो अच्छे दोस्त हैं वो बताते हैं कि यार डिस्ट्रिक्ट में ना अकेलापन कई बार हो जाता है। आप अनजान डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, वहाँ पे आप हर किसी से मेलजोल नहीं बढ़ा सकते ज़्यादा। मेलजोल का मतलब जो गहरी वाली दोस्ती होती है कि आपस में शेयर कर सकें, वो आप बना नहीं सकते हर किसी से। इस वजह से थोड़ा अकेलापन फील होता है। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। पॉइंट ये है, ब्यूरोक्रेसी में स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है, फॉर्मल रिलेशनशिप होती है सबऑर्डिनेट्स के साथ या फिर सीनियर्स के साथ, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। जबकि देखो सोशल मीडिया पर तो पूरा ओपननेस होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इस वजह से ब्यूरोक्रेट्स जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ब्यूरोक्रेसी के जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं ना, वो वायलेट हो जाते हैं। अब देखो, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो सही हैं या गलत हैं, इस बात पर डिबेट हो सकती है। लेकिन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्यूरोक्रेसी के प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं जब ब्यूरोक्रेट्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, इसके ठीक विपरीत एक दूसरी ओपिनियन भी है। जब ब्यूरोक्रेट्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉमन पीपल यानी आम आदमी उनको एक्सेस कर सकता है, शिकायत कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है,
पब्लिक सर्विस डिलीवरी संबंधित जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में ब्यूरोक्रेट्स को जानकारी मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से, और जनता का एक पॉजिटिव आउटलुक पैदा होता है इस इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कि हाँ, ऐसा नहीं, आमतौर पे क्या बोल देते हैं लोग कि सरकारी लोग काम नहीं करते, सरकार को परवाह नहीं है। लेकिन अगर लोग देखेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स सोशल मीडिया के माध्यम से भी फीडबैक ले रहे हैं तो उनकी सोच चेंज होगी ना, और लोगों की देखो अवेयरनेस भी बढ़ती है। लोगों को पता लगता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, जब वो किसी सिविल सर्वेंट के हैंडल पर जाकर, चाहे फेसबुक के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम ट्विटर के माध्यम से देखते हैं कि सरकार ने ये पॉलिसी लॉन्च की है, जनता को पता लगता है। ये तो देखो बेसिक पॉइंट्स हैं। अब कुछ एडवांस पॉइंट्स देखिए कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो फायदा होता है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सेट करना, क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल है ब्रेग्जिट का। देखो, जब ब्रिटेन में ब्रेग्जिट हो रहा था, उससे पहले भी या फिर उसके बाद भी, तो ब्यूरोक्रेट्स ने पॉलिटिकल न्यूट्रल रहते हुए भी पब्लिक डिस्कोर्स को शेप किया। मतलब ब्रेग्जिट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ब्यूरोक्रेट्स ने जनता को बताया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। हालांकि वो न्यूट्रल रहे, वो ना तो ब्रेग्जिट के पक्ष में गए ना ही ब्रेग्जिट के खिलाफ गए, लेकिन उन्होंने लोगों को जानकारी दी ब्रेग्जिट के बारे में। उसी प्रकार से हमारे देश में भी ब्यूरोक्रेट्स सोशल मीडिया के माध्यम से पॉलिटिकल न्यूट्रल रहते हुए पब्लिक डिस्कोर्स को शेप कर सकते हैं। हालांकि देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा मुमकिन है नहीं फिलहाल हमारे देश में। हमारे देश में ना पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी इशू मान लीजिए, जैसे जासूसी का इशू मान लीजिए, इस पे कोई ब्यूरोक्रेट लिख देता है, कुछ भी लिख देता है, तो सबसे पहले लोग यही देखते हैं कि उस ब्यूरोक्रेट ने जासूसी का समर्थन किया है या फिर जासूसी की खिलाफत की है। वर्ड्स नापते तोलने लगते हैं लोग। तो हमारे देश में इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा कुछ लिखते नहीं हैं पब्लिक इश्यूज़ के बारे में। और जो ये ऑल इंडिया सर्विस रूल्स है ना, उनमें लिखा भी गया है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनका काम ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे इंप्लीमेंट करना, रूल्स को इंप्लीमेंट करना, ना कि रूल्स बनाना। अब मान लीजिए बिहार की सरकार ने या फिर गुजरात की सरकार ने शराबबंदी लागू कर दी। अब कोई ब्यूरोक्रेट शराबबंदी लागू करने के बाद शराब के फायदे बताता है, चाहे बेशक उसकी वो पर्सनल ओपिनियन हो, लेकिन पब्लिक परसेप्शन तो यही जाता है ना कि वो ब्यूरोक्रेट, वो सिविल सर्वेंट सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, तो उसके इस पर्सनल ओपिनियन को सरकार का क्रिटिसिज्म माना जाएगा और मीडिया इस मुद्दे को उछालेगी। हमारे देश में यही तो होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, राइटर कहते हैं आज के समय में देखो एनोनिमिटी रखना पॉसिबल नहीं है। कैसे ब्यूरोक्रेट्स पब्लिक में काम करते हुए एनोनिमिटी को बरकरार रख सकते हैं? पब्लिक में अगर ब्यूरोक्रेट्स काम करेंगे तो पत्रकार उनकी फ़ोटो भी लेंगे, उन्होंने कैसा काम किया है इस पर भी चर्चा होगी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की तारीफ होगी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स का क्रिटिसिज्म भी होगा, लेकिन वो एनोनिमस नहीं रह सकते, अज्ञात नहीं रह सकते। तो राइटर बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स को सोशल मीडिया यूज़ करने दो। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये कहते हैं आज के समय में देखो वैल्यूज़ को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, फैक्ट्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती। तभी तो फेक न्यूज़ इतनी वायरल हो जाती है, मिनटों में फेक न्यूज़ इतनी वायरल हो जाती है अगर उसमें कुछ इमोशनल बात लिखी हो। फैक्ट्स को वेरीफाई करने का टाइम ही नहीं है आज के समय में किसी के पास, व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलता रहता है। तो ऐसे सिनेरियो में जो ब्यूरोक्रेसी है वो देखो दोनों को प्रमोट कर सकते हैं, वैल्यूज़ को भी और फैक्ट्स को भी। वैल्यूज़ को इसलिए क्योंकि पब्लिक वैल्यूज़ को प्रमोट करना ये ब्यूरोक्रेसी का काम है, और फैक्ट्स को ऐसे प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के पास तो देखो फुल इंफॉर्मेशन होती है सरकार के बारे में, सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, इसे रोक सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स क्योंकि उनके पास तो हर एक चीज़ की सही जानकारी होती है। तो ये आप इस पॉइंट को समराइज कर सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो वैल्यूज़ और फैक्ट्स दोनों को प्रमोट कर सकते हैं। लास्ट में समराइज करते हुए राइटर ये कहते हैं देखो ब्यूरोक्रेट्स को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने देना चाहिए, बट हाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, सोशल मीडिया से सिविल सर्वेंट्स ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं और ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं। लोग सीधा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सिविल सर्वेंट से सोशल मीडिया के माध्यम से। बट देखो जो फॉर्मल सेटअप है ना, जैसे डीएम के ऑफिस में जाना, वहाँ एप्लीकेशन देना और डीएम के जो डिसीजंस हैं उनसे संबंधित आरटीआई लगा के डीएम की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि देखो सोशल मीडिया पर तो
डीएम की मर्जी है, ब्यूरोक्रेट्स की मर्जी है, किस पोस्ट का, किस क्वेश्चन का आंसर देना है, किसको इग्नोर करना है। अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे भी होते हैं, उनसे 1000 क्वेश्चन लोग पूछते हैं, अपनी मर्जी का एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसका आंसर देते हैं, उसे रीट्वीट कर देते हैं। लोगों को यूं लगता है कि अच्छा ये ब्यूरोक्रेट तो बहुत अच्छा है, वो आंसर दे रहा है लोगों के सोशल मीडिया पर। लेकिन भाई ये भी तो देखो ना, 1000 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसने अपनी पसंद का एक क्वेश्चन चुना, उसका आंसर दे दिया और इमेज ऐसी बन गई कि ये सिविल सर्वेंट तो आंसर देता है। तो इसलिए जो फॉर्मल सेटअप है ना सरकार का, कैसे इंस्टीट्यूशन सरकार का काम करता है, सरकारी काम जैसे होते हैं, वहां पर एक्सेसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तो ज्यादा इंप्रूव होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं सोच सकती सरकार कि हाँ अब तो ब्यूरोक्रेट सोशल मीडिया पर आ गए तो एक्सेसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो गई। नहीं, सोशल मीडिया में तो लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आप इंप्रूव कर सकते हो, ज्यादा नहीं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश की जो जुडिशरी है वो एक डिजास्टर की तरफ जा रही है और यहां पर अर्जेंट ध्यान देने की आवश्यकता है। वजह यह है जो केसेस की पेंडेंसी है ना वो बढ़ती ही जा रही है। कोविड के चलते पिछले साल के मार्च से तो कोविड चल रहा है, इवन उससे भी पहले से, लॉकडाउन मार्च में लगा था। तो केसेस की जो पेंडेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ कोर्ट्स ने फंक्शन किया, कुछ समय के लिए कोर्ट्स ने फंक्शन नहीं भी किया, इसलिए केसेस की सुनवाई नहीं हुई। हमारे देश में देखो 40% से ज़्यादा केसेस जो हैं उनका डिसीजन आता है 3 साल के बाद, जबकि दूसरे देशों में सिर्फ 1% केसेस ऐसे होते हैं। दूसरे देश कौन से वो तो राइटर बताते नहीं, ऑफकोर्स वेस्टर्न कंट्रीज का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो वहाँ पर देखो सिर्फ 1% केस ऐसे होते हैं जो कि देखो जिनका डिसीजन 3 साल बाद आता है। अगर इंडिया ने अभी एक्ट नहीं किया तो फिर तो केसेस की जो पेंडेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी, और इसका सबसे ज़्यादा जो बुरा असर होगा ना वो गरीब लोगों पर होगा। जो अमीर लोग हैं वो तो देखो अपने हिसाब से सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो अगर केसेस की सुनवाई जल्दी करवाना चाहते हैं तो वो जल्दी भी करवा लेते हैं, अगर वो केसेस की सुनवाई डिले करवाना चाहते हैं तो वो डिले भी करवा लेते हैं। अगर जुडिशियल सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो हमारे देश में करप्शन बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, और जैसा हमने डिस्कस किया इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर तो गरीब लोगों पर पड़ता है, मार्जिनलाइज सेक्शंस पर पड़ता है। डेटा ये शो करता है हमारे देश में जो 70% प्रिजनर्स हैं वो तो देखो अंडर ट्रायल हैं और ज़्यादातर गरीब लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी मतलब जिस अपराध के लिए उन्हें जेल में बंद करके रखा है उससे ज़्यादा सज़ा वो जेल में काट चुके हैं, लेकिन अभी भी अंडर ट्रायल के तौर पर जेल में बंद हैं क्योंकि जमानत के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और सिस्टम उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो 2 स्टेप्स राइटर लेने की रिक्वेस्ट करते हैं। पहली तो देखो जो सैंक्शन जुडिशियल पोस्ट है ना, मतलब जजेस की जितनी पोस्ट सैंक्शन हैं, जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या हो सकती है 34, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी पोस्ट सैंक्शनड हैं उतने ही जजेस काम कर रहे हैं। 3, 4, 5, 6 या फिर 7, 8 पोस्ट जो हैं वो खाली रहती हैं। उसी प्रकार से हाई कोर्ट्स में भी और सबऑर्डिनेट जुडिशरी में भी जितनी पोस्ट सैंक्शनड है ना उतनी भरी नहीं जाती, वैकेंसीज खाली रहती हैं। एनालिसिस ये शो करता है 2006 से लेकर 2019 के बीच केसेस की जो पेंडेंसी है ना हर साल 2% इंक्रीज हुई है एवरेज तौर पर, जबकि जुडिशरी में जो एवरेज वैकेंसी है 2006 से लेकर 2019 के बीच वो 21% रही है। सोच के देखिए 21% अगर वैकेंसी खाली ना रहती 2006 से लेकर 2019 के बीच, यानी सारी की सारी जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो फिल होती, तो फिर केसेस की जो पेंडेंसी है वो तो हर साल कम होती जाती ना, बजाय बढ़ने के। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर ने कहा था एक बार कि हमें 70,000 जजेस की आवश्यकता है। अभी जितने जज काम कर रहे हैं संख्या को डबल करने की आवश्यकता है। राइटर कहते हैं नहीं, हमें सिर्फ 20% और ज़्यादा जजेस की आवश्यकता है। मतलब जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है ना जजेस की, मान लीजिए 100 सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की, आप 20% बढ़ा दीजिए, 120 कर दीजिए। ये बात जस्टिस BN श्रीकृष्णा, जस्टिस RC चौहान और 100 IIT एल्युमिनीज में ने भी कही है रिसर्च करने के बाद। और वैसे देखो जजेस को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी तो जजेस के ऊपर है ना। सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में कौन जज बनेगा ये कौन सिलेक्ट करता है? कोलिजियम करता है। तो कोलिजियम क्यों डिले करता है, क्यों वैकेंसीज
को फिल नहीं करता जल्दी से, ये समझ से परे हैं। जबकि जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनमें अपॉइंटमेंट की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट और देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के पास है। यहाँ भी सिचुएशन खराब है। अभी फिलहाल देखो जुडिशरी में जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करना, इसे प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर सभी वैकेंसीज को फिल कर दिया जाए तो हमारे देश में 5000 ज़्यादा कोर्ट रूम्स की आवश्यकता होगी। इतने तो कोर्ट रूम्स ही नहीं है अगर सभी वैकेंसीज को फिल कर दिया जाए। तो राइटर कहते हैं भैया आप सुबह शाम की शिफ्ट लगा लो ना, सुबह काम करे 5000 जज, शाम को काम करे 5000 जज, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। दूसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, केसेस की पेंडेंसी को इंप्रूव करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी ताकि जुडिशरी की वर्किंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो। 3 रिकमेंडेशंस दिए थे इस ई कमेटी ने, जिनको अभी तक देखो पूरी तन्मयता के साथ में फॉलो नहीं किया गया है। पहला सजेशन इस कमेटी ने यह दिया था, कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल हो, मतलब कंप्यूटर एल्गोरिथम्स डिसाइड करें कि कौन सा केस कौन से जज के पास जाएगा और कितने केसेस की लिस्टिंग किस जज के पास होगी। कंप्यूटर एल्गोरिथम की सहायता से ही बार बार जो एडजमेंट्स होते हैं, यानी केस अर्जन कर दिया जाता है जज के द्वारा, इस पर रोक लगा दी जाए, यानी एक लिमिट से ज़्यादा कोई केस जो है उसकी एडजमेंट ना हो। सब कुछ ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है कंप्यूटर एल्गोरिथम की सहायता से। कंप्यूटर एल्गोरिथम देखो ये भी डिसाइड करेगा कि जो केस पहले फाइल किया गया है उसकी लिस्टिंग पहले हो, वो जज के सामने पहले जाए। बहुत बार देखो ऐसा होता है, कुछ लोगों ने केस फाइल किया होता है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती कई कई समय तक, और कुछ अमीर लोग पैसा देके अपने केस की सुनवाई जल्दी करवा लेते हैं। नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम होना चाहिए। जो केस पहले फाइल किया गया है उसकी सुनवाई पहले हो। इसके अलावा देखो सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने 2005 में यह भी सजेशन दिया था कि कोर्ट को ई फाइलिंग पे फोकस करना चाहिए। ई कमेटी ने डिटेल्ड प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस भी दी थी, कैसे जजेस के सामने पिटीशंस और एफिडेविट्स को फाइल किया जा सकता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिकली फीस पे की जा सकती है। बट देखो सीरियसनेस के साथ अभी इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर इसे सीरियसनेस के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है ना, तो हर साल 3 लाख पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने 2005 में वर्चुअल हियरिंग पे फोकस किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से हियरिंग। देखो कोविड-19 के बाद वर्चुअल हियरिंग्स हुई तो सही, लेकिन कुछ ही केसेस में हुई, ज़्यादा केसेस में नहीं हुई। प्री कोविड ईयर्स में जो केसेस की पेंडेंसी थी सभी कोर्ट्स में, वो एक साल में 5.7 लाख इंक्रीज हो रही थी, लेकिन 2020 में ये 51 लाख बढ़ गई केसेस की पेंडेंसी। क्यों? क्योंकि कुछ ही केसेस की वर्चुअल हियरिंग हुई और ज़्यादातर केसेस की वर्चुअल हियरिंग नहीं हो, उसकी लॉकडाउन था, इस वजह से केसेस की जो पेंडेंसी थी वो बढ़ती गई। तो देखो सुप्रीम कोर्ट को अभी हाइब्रिड मॉडल पर फोकस करना चाहिए, मतलब जो केसेस जिनकी वर्चुअल हियरिंग हो सकती है उनकी जल्दी जल्दी वर्चुअल हियरिंग कर दो ना। वर्चुअल हियरिंग में टाइम कम लगता है। अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाया गया तो 2022 में जो केसेस की पेंडेंसी है वो 5 करोड़ से ज़्यादा बढ़ सकती है। ये ओवरऑल आंकड़ा है, मतलब अभी कितने केस पेंडिंग हैं उसकी संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है 2022 आते आते, अगर हाइब्रिड मॉडल पर फोकस नहीं किया। हाइब्रिड मॉडल मतलब ऐसा मॉडल जिसमें कुछ एलिमेंट वर्चुअल हियरिंग का है और कुछ एलिमेंट फिजिकल हियरिंग का है। दोनों को मिला के जो केसेस हर वर्चुअल हियरिंग के लिए सूटेबल हों उनकी वर्चुअल हियरिंग होनी चाहिए, जो फिजिकल हियरिंग के लिए सूटेबल हों उनकी फिजिकल हियरिंग होनी चाहिए। लास्ट में देखो समरी है इन सभी सजेशंस की, जैसे ई फाइलिंग ऑफ पिटीशंस, एल्गोरिथम बेस्ड कंप्यूटराइज्ड लिस्टिंग, हाइब्रिड वर्चुअल हियरिंग, जुडिशियल वैकेंसीज को फिल करना, और चीफ जस्टिस जो वेरियस हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना ताकि जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको जल्दी से फिल किया जा सके। तो ये सारे जो सजेशंस हैं, राइटर कहते हैं ज़्यादातर सजेशंस सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी पर आधारित हैं, तो इसलिए इनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी कानून में आपको बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस से संबंधित है। नहीं, जो मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वो नहीं, ये अलग है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2012 से पहले 2012 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी। इससे पहले विभिन्न देशों की सरकारें इस बात पर फोकस ज़्यादा नहीं किया करती थी कि जनता कितनी खुश हैं,
मतलब सरकारों का जनता की हैप्पीनेस से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता था। लेकिन जब 2012 में यूएन की ये रिपोर्ट आई ना, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसके बाद विभिन्न देशों की सरकारों का फोकस इस बात पर हो गया कि हमें जनता की हैप्पीनेस सुनिश्चित करनी है। देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज हुआ है विभिन्न देशों की सरकारों को कि किसी देश में कानून कैसा है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, गवर्नेंस कैसी है, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उस देश के सिटीजन्स की हैप्पीनेस पर। समझ गए? बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर जीडीपी हाई है, पर कैपिटा इनकम भी हाई है, लेकिन वो देश फिर भी बावजूद इसके ज़्यादा खुश नहीं है। क्यों? हो सकता है वहां पे कानून अच्छे ना हो सकता है वहां पे गवर्नेंस अच्छी ना हो। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 रिलीज हुई। उसमें इंडिया को कितना स्थान मिला? 139 आउट ऑफ 149, बहुत ही कम। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है हमारे देश के लोग खुश क्यों नहीं हैं ज़्यादा? खुशी देखो हमेशा इंटरनल होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, अपने भी नहीं होते, मतलब परिवार में लोग बहुत कम होते हैं, फिर भी वो बहुत खुश होते हैं। हमारा देखो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। खैर, ये ज्ञान की बातें अपार्ट, बात ये है, देखो कोविड-19 के चलते बहुत लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग थी, लॉकडाउन लगा था, तो लोग आपस में मिलजुल नहीं इसके ज़्यादा, मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। और जाहिर तौर पर देखो इतने सारे लोगों की डेथ हुई कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से, तो कैसे कोई खुश हो सकता है ऐसी सिचुएशन में? बट इसके बाद एक क्वेश्चन आपके मन में ये तो पक्का आया होगा, अरे कोविड-19 तो बहुत सारे देशों में आया है ना, डेथ्स तो बहुत सारे देशों में हुई है, तो फिर इंडिया की रैंकिंग इतनी कम क्यों है, 139 आउट ऑफ 149? इंडिया की लो रैंकिंग का रीज़न देखो ये है, वैसे तो सरकारों ने कभी लोगों की हैप्पीनेस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन देखो हमारे देश में जिस प्रकार से लॉ ऑपरेट होता है, जिस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, उसकी वजह से भी लोगों की जो हैप्पीनेस है वो आ नहीं पाती। लोग पेन में जीते हैं, उनकी जो लेजिटिमेट प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान नहीं निकलता। जैसे केसेस की पेंडेंसी देख लीजिए, पिछला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब देखो केसेस की पेंडेंसी रहेगी, लोग सफ़र करते रहेंगे, तो कैसे वो खुश रह सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट ये कहती है वर्ल्ड में जो अभी 40% लोग हैं वो देखो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के दायरे से बाहर हैं। पहले तो आप ये बताइए वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? मैंने देखा, मुझे तो मिला नहीं इंटरनेट पर, आपके पास टाइम है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। एक इंडेक्स है ना, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। वैसे एक बात ये बताइए कि प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के दायरे से बाहर का क्या मतलब है? मतलब वर्ल्ड में 40% जो लोग हैं वो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के दायरे से बाहर हैं। जैसे देखो हमारे देश में कानून है कि कोई किसी को मार पीट नहीं सकता, मारेगा पीटेगा तो कानून उसको सजा देगा। लेकिन मान लीजिए ए पर्सन बी को मारता पीटता है लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, तो फिर तो ए पर्सन है वो तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के दायरे से बाहर चला गया ना। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे अनटचेबिलिटी बैन है हमारे देश में, कानून है प्रॉपर, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग अनटचेबिलिटी को प्रीच करते हैं लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता, तो मतलब जो पीड़ित है वो तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बाहर हो गया ना। ऐसे लोग जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बाहर हैं तो कैसे वो खुश रह सकते हैं? और वैसे देखो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हमारे देश का स्थान है 69। ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है ना, इसमें इंडिया की रैंक है 69। जब देखो देश रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं चलेगा तो इससे लोगों के जो राइट्स हैं ना वो वायलेट होते हैं। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से देश नहीं चलेगा तो लोगों के राइट्स जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, इकोनॉमिक जस्टिस, डिग्निटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो कैसे इस सिचुएशन में कोई पर्सन, मतलब जिनका राइट टू लाइफ वायलेट हुआ है, राइट टू लिबर्टी वायलेट हुआ है, वो कैसे खुश रह सकता है? आपने देखा होगा पुलिस रेयरली सेटिस्फाई होते हैं पुलिस की वर्किंग से, या फिर कोर्ट्स जिस प्रकार से फंक्शन होते हैं लोग सेटिस्फाई नहीं होते। हमारे देश में क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि देखो डेटा ये सजेस्ट करता है कि वो देश जहाँ पे क्राइम रेट कम है वो देश ज़्यादा हैप्पी हैं। जैसे देखो फिनलैंड जैसे देश,
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वहाँ पे क्राइम ऑलमोस्ट नील है, बहुत कम क्राइम होता है वहाँ पे, वो देश ज़्यादा खुश हैं। हमारे देश में क्राइम ज़्यादा है, तो क्राइम की सिचुएशन में कैसे लोग खुश रह सकते हैं? हमेशा उन्हें डर लगता है, लोग बाहर नहीं जा सकते रात को, डर लगता है। घूमने जाते हैं टूरिज्म के लिए, तब भी संभल के चलना पड़ता है, चोरी ना हो जाए, अपहरण ना हो जाए, डर लगता है। कैसे कोई ऐसी सिचुएशन में खुश रह सकता है? लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये कहते हैं, अब देखो हैप्पीनेस इंडेक्स पर विभिन्न देशों का ध्यान जा रहा है। यूएई पहला ऐसा देश बना है वर्ल्ड में जिसने अलग से एक मिनिस्ट्री सेटअप की है, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। मिनिस्ट्री सरकार की पॉलिसीज के इम्पैक्ट को मॉनिटर करती है हैप्पीनेस मीटर के थ्रू, और ऐसे स्टेप्स लेती हैं जिससे जनता के लिए बेटर लाइफ को इंश्योर किया जा सके। भूटान भी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स लेकर आया ताकि लोगों की हैप्पीनेस को इंक्रीज किया जा सके। हमारे देश में भी मध्य प्रदेश में अलग से एक डिपार्टमेंट बना था, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। देश का पहला ऐसा राज्य बना था मध्य प्रदेश जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया। इस पर कभी कोई आर्टिकल तो आया नहीं कि कैसे इस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है या फिर बुरा काम किया है। डिपार्टमेंट के कामकाज को लेकर अभी तक एनालिसिस शायद हुआ नहीं है एडिटोरियल्स में। तो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो बता सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट नाम का है या फिर रियल में कुछ कर रहा है। तो फिलहाल देखो हमारे देश की तो फिलहाल हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।